ये यूट्यूब पे भी डाल देना। और ऐसे करके बैठे जरा साथ वाले के साथ, ऐसे करके जरा उसको थोड़ा सा साइड पे करें जरा। और वापस आए जी पेज नंबर 435 पे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैमेज्ड गुड्स 18 में पड़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है क्लोजिंग स्टॉक 18 मिलियन पे। ड्यू टू अन्नी बारिशें दीज गुड्स वर डैमेज्ड, और उन चीजों के अंदर पानी घुस गया, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फेच 12 मिलियन ओनली। तो एनआरबी लॉस कितना है? 6 मिलियन। तो बता दें लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको जाके प्रॉफिट को कम कर दें। एनआरबी लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होगा। एनआरबी लॉस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होगा। एक और तरीके से भी आप देख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कम करना है 6 से। मैंने आपको एक क्लास में बताया था क्लोजिंग स्टॉक कम होने से भी प्रॉफिट कम होता है। जो मर्जी तरीके से सोच लें, आपकी मर्जी है। लॉस रिकॉर्ड करने से भी प्रॉफिट कम होता है, और क्लोजिंग स्टॉक 18 पे पड़ा हुआ है, 12 पे लेके जाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से भी प्रॉफिट कम होता है। तो प्रॉफिट को 6 से कम कर दें। तो डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक या रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस 6,000। प्रोविजन तो नहीं है, एनआरबी लॉस है। प्रोविजन तो होता है, बस ठीक है। एनआरबी लॉस रिकॉर्ड करने की इजाज़त है असल में। ये प्रोविजन तो नहीं है। हमने पढ़ा था स्टॉक के चैप्टर में, आप सेक्शन 35 जाके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ था स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी। तो इसका मतलब है टैक्स वाले एनआरबी लॉस को मानते हैं। रिकॉर्ड नहीं हुआ वो उसे कर दें। हाँ, ये लिखा होता प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, तो वो फिर एक अंदाजा होता है, उससे एड बैक कर देते। एनआरबी लॉस पे तो कोई एतराज नहीं। खर्चों में पड़ा है 0.275 मिलियन पेड टू ऑफिस बॉय इन कैश। ऑफिस बॉय को आपने कैश में पे किया है। उसकी महीने की तनख्वाह 25,000 है और उसको 11 मंथ्स के लिए पेमेंट की है। 25,000 ज़रब 11 कितना आ रहा है? 275, वही 0.275 मिलियन जिसे कहेंगे। तो 32,000 से नीचे की तनख्वाह कैश में पे करना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए यह खर्चों में पड़े होने की वजह से माइनस हो चुका है। इसे दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस बॉय सैलरी दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 25,000 की बजाय 35,000 होती तो फिर बात सही थी। फिर भी 35,000 ना करते, 35,000 का को 11 महीने से मल्टीप्लाई करके ऐड बैक करते। तनख्वाह कैश में देना एक जुर्म है। वेयर हाउस का किराया 16 लाख, जो कि बिजनेस बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है। तो हमने चैप्टर 8 के अंदर पढ़ा था कि पॉइंट एल में कि पेमेंट्स अगर क्रेडिट कार्ड से हो जाएं तो कोई मसला नहीं, माइनस करने की
इजाज़त है। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड बिजनेस बैंक अकाउंट से अगर हो जाए तो ठीक है। तो ये जिस जेन्युइन खर्चा है वेयर हाउस का रेंट माइनस हुआ हुआ है, खर्चों में पड़ा हुआ है, तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। रेंट वेयर हाउस, $28 लाख का बैड डेट राइट ऑफ किया है क्योंकि कस्टमर था वो पैसे लेके भाग गया है। तो बैड डेट राइट ऑफ तो माइनस करने की इजाज़त है, प्रोविजन माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो खर्चों में अल्लाह का शुक्र है प्रोविजन नहीं पड़ी हुई, बैड डेट राइट ऑफ पड़ा हुआ है, ये माइनस करने की इजाज़त है अगर 4 शराइत पूरी हो रही हैं। अगर 4 शराइत पूरी हो रही हैं, प्रीवियसली इनकम में गई हुई अमाउंट, ज़ाहिर बात है कस्टमर को चीज़ें ही बेची होंगी ना, हमारा कोई लोन तो नहीं लेके भागा। मैंने कहा था कोई लोन लेके भागे तो उससे बैड डेट में ना डालिएगा, कस्टमर को तो चीज़ें ही बेची होंगी। तो कस्टमर को चीज़ें बेच के सेल रिकॉर्ड की होगी, पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त हमने अकाउंटिंग की किताबों में राइट ऑफ कर दी है, इसलिए एडमिन एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है। ओरिजिनल ग्राउंड्स तो होंगे, सवाल में नहीं लिखा हुआ। मैक्सिमम उतना माइनस कर सकते हैं जितना अकाउंटिंग की किताबों में राइट ऑफ किया है। तो ठीक है, 2.8 तो टैक्स वालों की नज़र में भी अलाउड है। तो खर्चों में पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने दें, दोबारा माइनस करके डबल तो नहीं माइनस करना। बैड डेट रिटर्न ऑफ सही माइनस हो चुका हुआ है। क्लियर? स्कॉलरशिप पे की है सारा को ये ऑन करें, ये तो ऐसे में आदत पड़ गई भी अब। खैर है, दोनों क्लासें खाली हैं, ऑन करें किसी तरह, कोई जिन हुआ तो वो भी तरह नज़र पड़ जाएगी हमारी। स्कॉलरशिप ऑफ 45 लाख वॉज पेड टू सारा, हमारी एम्प्लॉई है, वन ऑफ स्टाफ मेंबर्स, पार्टनर्स नहीं है। अगर पार्टनर को पेमेंट की होती है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है, लोअर स्टडीज़ इसने पाकिस्तान में की थी, हायर स्टडीज़ के लिए हमने इसको कहीं और भेज दिया, पाकिस्तान में होते हों, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और नौकरी के टर्म्स में लिखा हुआ था कि हम इसको स्कॉलरशिप देंगे। तो स्कॉलरशिप का खर्चा, स्कॉलरशिप मिलने वाले के लिए स्कॉलरशिप का क्या करना है वो तो किसी और चैप्टर में देखेंगे। स्कॉलरशिप जो पे कर रहे उसके लिए ना ये टैक्स है, ना ये पेमेंट कोई ऐसी है जिस पर टैक्स काटे बगैर कर दी है, ना ये कमीशन है कोई, ना ये इंटरटेनमेंट है, ना ये फ़ाइन पेनल्टी है, ना ये पेमेंट कैश में हुई है, ना ये सैलरी है, ये तो स्कॉलरशिप की पेमेंट है, ना ये कोई फिक्स्ड एसेट टाइप खर्चा है, ना ये एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन है। तो ठीक है, नॉट अलाउड की लिस्ट में तो स्कॉलरशिप नहीं आ रहा, तो फिर अलाउड है, क्या मसला, सही माइनस हुआ है। स्कॉलरशिप नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा तो अलाउड है। स्कॉलर जहाज अलाउड है, स्कॉलरशिप। तो लिखें जो खर्चा नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा होता वो अलाउड होता है। ये तो सादा सी बात है ना, तो बिजनेस का नॉर्मल सा खर्चा है। हाँ जी, भाई एसी को सेट करना है, निकालने से गुजारा चलता है निकाल दें, इधर रखने से गुजारा चलता है। किसी टीए को कहीं मुझे मैसेज करे, किसी टीए को कह दें, किसी कॉलेज के किसी टीए को भी सेकेंड ज़रा मुझे मैसेज करें। कोई नहीं, पेपर में भी ऐसा होता है। खैर है, चलें आगे।
यार क्या टेंशन है, 1 पॉइंट मिस हुआ है ना, वो तो हमारे को पूरे नंबर तो नहीं लेने होते, हमने को 17 नंबर लेने हैं, हमने 17 नंबर नहीं लेने, हमने इससे 8.5 नंबर लेने हैं। चलें आगे। अच्छा, कमीशन ऑफ 32 लाख पेड टू वन ऑफ मेंबर्स ऑफ एसी, ये तो पार्टनर है, ये तो पार्टनर है, पार्टनर को कमीशन पे किया है बाय क्रेडिटिंग अमाउंट ऑफ हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में। माना कि ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से की है, लेकिन 21 के जे की रोशनी में, अच्छा फाइन टू गवर्नमेंट अगर बैंक अकाउंट से पे करते हैं तो अलाउड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उसकी नेचर में मसला है ना, फाइन टू गवर्नमेंट। इसी तरह आप इनकम टैक्स अगर बैंक अकाउंट से पे कर दें तो वो अलाउड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स की नेचर में मसला है। तो जिस चीज की नेचर में मसला है वो चाहे चेक से पे करें चाहे कैश में पे करें, वो तो चीज ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है। अब क्या करें? ऐड कर दें। ये तो 21 के जे में पड़ा था ना कि असल में ये पार्टनरशिप का सवाल है, एओपी का। एनी प्रॉफिट ऑन डेट ब्रोकरेज कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन, कोई भी चीज उसको दे दें आप पार्टनर को, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। ओके 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 गाइस, ओके ओके ओके, थोड़ा सा टोन जरा अपनी नॉर्मल रखा करें। मैंने नमक कहा था लाने को, तुम चीनी। ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, इसको किसी ना जिंदगी से निकालें। ऐसे 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 गलत चीज लेके आया है भाई, यही तो मसला है, यही तो मसला है। मैसेज करें, मैंने कर दिया, और वो प्रिंट एक ला के मुझे दे दें। दस साल अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कभी क्यों नहीं पूछा। अच्छा आगे चलें जी, सेकंड लास्ट बुलेट मारें आप। सेकंड लास्ट बुलेट फरमाता है कि पेमेंट ऑफ 64 लाख फॉर सॉफ्टवेयर। माय पप्पू, माय डियर, पेमेंट्स जानी चाहिए या अमोर्टाइजेशन जानी चाहिए? अमोर्टाइजेशन जानी चाहिए, पेमेंट्स नहीं जानी चाहिए, अमोर्टाइजेशन जानी चाहिए। आगे पढ़ें या पहले उल्टा दें? उल्टा दें। जरा 2-4 बंदे चाहिए, जरा 64 लाख को उल्टाने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2-4 बंदे इधर आ जाएं, 64 लाख को उल्टाना है। चलो अब तो कहने पे भी कोई नहीं आता, खुद ही हिम्मत कर लेते हैं। स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है, अगर नॉर्मलाइज सॉफ्टवेयर होता तो क्या करते हैं? अच्छा, तो भी यही करते हैं। ओके, मैंने स्पेशलाइज से को फर्क पड़ा। फॉर एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये एसी वाले डिपार्टमेंट में लगेगा सॉफ्टवेयर। नहीं, एसी तो आजादी एंड कंपनी नाम है इसका। फॉर एसीज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2022, सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 5 years. Although the software is available for use from the date of purchase, अवेलेबल फॉर यूज है, बट हमने सोचा है कि इसको अगले साल से इस्तेमाल करेंगे। ये फर्क है सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में। ये मुझे कल याद करिएगा, मेन क्लास में जरा इसको मैं बताऊंगा। सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में फर्क है। सेक्शन 24 कहते हैं कि जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज है, एज्यूम करो उस दिन यूज हुआ है। पॉइंट नंबर 10 पढ़ा था हमने पेज नंबर 152 पे। एन इंटेंजिबल इट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे इज एज्यूम्ड यूज ऑन दैट डे। पॉइंट 10 ये पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए अवेलेबल फॉर यूज कब से है? 1 अप्रैल से। तो इट विल बी एज्यूम्ड एज यूज्ड ऑन दैट डे। एक और भी था, 2 थी ना, सोल्यूशन भी था इसका, 7 लगा हुआ नहीं, दो भेजी मैंने। इट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन ए डे इज एज्यूम्ड एज यूज्ड ऑन दैट डे। इसलिए फिर पेमेंट उल्टा के टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस करें। कॉस्ट लाइफ 10 कितों आ गई, 5 इंटू अप्रैल मई जून 91।
31 ओके नेक्स्ट। अच्छा लेकिन फिक्स्ड एसेट्स को तब से डेप्रिशिएट करेंगे जब से यूज हो, उनमें अवेलेबल फॉर यूज नहीं देखा जाएगा, यानी प्लांट मशीनरी वगैरह उनको तब से डेप्रिशिएट करेंगे जब से नहीं जब से अवेलेबल फॉर यूज नहीं, जब यूज हो उनको फिर अगले साल से डेप्रिशिएट करते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अकाउंटिंग की क्लास में तो दोनों में ही शायद अवेलेबल फॉर, वैसे इसमें डिफरेंट रहे हैं, अवेलेबल फॉर यूज में भी हो जाता है। चलें इसको डिस्कस कर लेंगे फिर कभी, इसमें कोई वाज़ेह तौर पे ऐसा, लेकिन इनटेंजिबल्स में तो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अवेलेबल फॉर यूज है, उस दिन तो एज्यूम करेंगे उस दिन यूज हो रहा है। बस खत्म हो गया सवाल, टोटल्स कर 29765। आज़ादी एंड कंपनी, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स से 2000 ब्ला ब्ला ब्ला, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2765। नेगेटिव रहने दें इसको ना, बस ना लिखें। ये लॉसेस के चैप्टर का कॉन्सेप्ट है असल में, कि अगर बिजनेस इनकम नेगेटिव आ रही हो और कोई इनकम ना हो तो इसको ना लिखें। ये लॉसेस के चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, अभी हमने पढ़ा नहीं ना, तो बस फिलहाल मेरे पे एतमाद कर लें, डैश डाल दें बस खाली, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा जी, टैक्स नॉर्मल तरीके से और सेल का 1.25%, जिसको कहते हैं मिनिमम। अच्छा जी, कितना टैक्स नॉर्मल तरीके से देने आ रहा है? 0। कितना टैक्स नॉर्मल तरीके से देने आ रहा है? कम से कम नहीं, हायर ऑफ का लफ्ज तो मैंने नहीं बोला था। कम से कम तुम सेल मैंने बताया था सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा वाली देखनी है। कम से कम तुम सेल का 1 इतने अमीर लोगों को 100 मिलियन से ऊपर तुम्हारी सेलें हैं, 10 करोड़ से ऊपर तुम्हारी सेल है और तुम मुझे टैक्स नहीं दे रहे, वो तुम्हारी किस्मत है कि लॉसेज आ रहे हैं। मैं क्या करूं? 320 मिलियन नहीं, इसको आप इस तरह लिखें ना, क्योंकि हम रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर रहे हैं। 320,000, क्योंकि ऊपर रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन मिलियन में भी आप सवाल कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। इनटू आउटर कॉलम में अब आपने बताने क्या लेके जाने। अच्छा भेजिए, माजरत। तो ये कितना लेके आ रहा था? 0। तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम, अगर लेके 5000 आ रहा होता तो फिर हम क्या करते? लेके आ रहा था 5000, हमने कहा कम से कम 5 ही ले आओ। लेकिन अभी क्या है? अब याद आया, लेके कितना आ रहा है? कम से कम 4000 तो दे दो, तो ले लो, ठीक है, ये लो। आउटर कॉलम में 4000 इज पेबल टू गवर्नमेंट। बहरहाल अब एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये क्लोज हो गया यहां पे। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, कैरी फॉरवर्ड टैक्स। तुमने जालिमाना तरीके से 4000 दे दिया, तुमने देना था 0, हम इसको मानते हैं। 4000 का टैक्स क्रेडिट ले लेना अगले साल, कोई मसला नहीं, रो मत, तुम्हारा टैक्स बनता ही नहीं, हम मानते हैं। 4000 का टैक्स क्रेडिट ले लेना अगले साल।
ना हुआ तो उससे अगले साल ले लेना, ना हुआ तो उससे अगले साल ले लेना, 3 साल बाद डेड हो जाएगा। सेक्शन 113 इसको कैरी फॉरवर्ड करें टिल 2022 है ना, 22 को तो नहीं गिनना, 23, 24, 25, ये तो आपके समझने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें 2025 तक। अगर कभी माइनस हो गया 23, 24, 25 में तो ठीक है, नहीं तो फिर डेड हो जाएगा। अगर अगले 3 साल भी लॉसेज ही आते रहे तो बस फिर अब कोई फायदा नहीं इसका। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो है वो उसका भी है, क्या कहते हैं, लॉसेस के चैप्टर का, वो मैं नहीं करवा रहा। वो ये है कि कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होता है 29765। वो फिर पता क्या होता है, वो बिजनेस लॉस यहाँ से माइनस होता है और टैक्स फिर अगले साल यहाँ से माइनस होता है, लेकिन वो लॉसी के चैप्टर में देखेंगे। तो फिलहाल बस ठीक है, इतना काफ़ी है। अब 4-5 मिनट बाद मैं आ रहा हूँ, हम टेस्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम कमिंग आफ्टर 5 मिनट्स। जिन्होंने टेस्ट 9 डिस्कस करना है, ये क्लास खत्म हुई, ओवर।